आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का अभ्यास 19 समीकरण गठन और समाधान। समीकरण गठन और समाधान। तो इस अभ्यास को हम करने से पहले हम जान लेते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं, फिर उसका गठन और समाधान बाद में जानेंगे। तो समीकरण के बारे में थोड़ी बहुत धारणा अब तक जो हम अभ्यास करते आए हैं वो तुम्हें थोड़ी बहुत हो ही चुकी होगी। अब अगर उसके बारे में जानना होगा कि समीकरण में क्या क्या होना चाहिए, तो उसके पहले देखो मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 उदाहरण दिए अलग अलग। अब थोड़ा वीडियो को रोको और बोलो या कोशिश करो कौन कौन सा इसमें समीकरण है और कौन सा नहीं है। अब अगर किसी को मालूम है इसमें से कौन कौन सा समीकरण है तो समीकरण के बारे में उसको जानकारी है, और जिसको नहीं मालूम इसमें समीकरण कौन सा है तो हो सकता है उसे समीकरण के बारे में अभी जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। तो इन उदाहरणों में थोड़ा सा सोचो और कोशिश करो ये जानने की कि इनमें से कौन समीकरण है और कौन समीकरण नहीं है। अब अगर जिन्होंने ये बोला है या ये सोचा है कि ये समीकरण है तो वो सही है। जिन्होंने सोचा है कि ये वाला जो है ये भी समीकरण है तो वो भी सही है। किसी ने अगर सोचा है कि ये समीकरण है तो वो गलत है, और किसी ने सोचा है ये समीकरण है तो वो भी गलत है। और अगर किसी ने सोचा है कि 2 - 3 = 0 समीकरण है तो वो सही नहीं है। ठीक है। अब क्यों ये दो समीकरण है और क्यों बाकी के लोग समीकरण नहीं है ये हम जानेंगे। ठीक। तो देखो इन जो समीकरण जो हमने लिखा है इनमें क्या खास बात है। इसमें जो समीकरण है और जो समीकरण नहीं है उनमें क्या अंतर है, कि क्या कारण है कि ये समीकरण नहीं है और क्या कारण है कि ये समीकरण है, ये सोचो। तो देखो समीकरण में कुछ बातें हमें जाननी होगी, याद रखनी होगी। सबसे पहले समीकरण में कम से कम एक चर राशि होगी और कम से कम एक अचर राशि होगी। अब चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है ये हम जानते हैं। तो चर राशि वो राशियां होंगी जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान स्थिर नहीं रहता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखो x, यहाँ x और y। ठीक। तो x का मान कुछ भी हो सकता है। ये समीकरण जब हल करेंगे तो x का मान 0 ही आएगा। ठीक। लेकिन ये जो x जो है इसका मान 0 भी हो सकता है, इसका मान कुछ और भी हो सकता है, यानी x हो या y हो या इसकी जगह a हो, b हो, c हो, d हो, कुछ भी हो। तो जिन राशियों का मान स्थिर नहीं रहता है, जिन राशियों का मान स्थिर नहीं रहता है उन्हें हम बोलते हैं चर राशि। जैसे हमारे उदाहरण में था x है, y है। अगर हम यहाँ लिखे 3x + 2y - 3 + 3z = 7, तो ये भी एक समीकरण बना। तो यहाँ पे देखो x, y और z तीन चर राशि हो गई, यानी तीन चर हो गए। ठीक। तो किसी भी समीकरण को समीकरण होने के लिए उसमें पहले कंडीशन क्या है या पहला आवश्यकता क्या है कि कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए। और चर राशि किसे कहते हैं, जिनका मान स्थिर नहीं रहता है। ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है कि समीकरण में कम से कम एक अचर राशि होनी चाहिए। अचर राशि यानी जिनका मान स्थिर रहता है। अब जैसे इसी समीकरण में देखो, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है। अब 3 का मान 3 छोड़ के गुजार नहीं होगा। 0 का मान तो 0 ही हो सकता है, 8 का मान 8 ही हो सकता है, 4 का मान 4 ही हो सकता है, 7 का मान 7 ही हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ 2 और 3, यानी ये सब क्या है, ये सब अचर है। इनका मान कभी बदलेगा नहीं, जो मान है वही मान रहेगा। यानी हमारे उदाहरण में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे जैसे 3 है, 8 है, 4 है, 7 है और भी है। ठीक। तो ये है अचर राशियां। तो अचर राशियां किसे कहेंगे, जिनका मान स्थिर रहता है, जो बदलती नहीं है। और चर राशियां किसे कहते हैं, जिनका मान बदलता है, जिनका मान बदल सकता है। तो चर राशि को इंग्लिश में हम लोग, अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल, और अचर राशि को कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी स्थिर और वेरिएबल यानी जो बदल सकते हैं। ठीक। तो ये हो गए कंडीशन। पहला शर्त क्या है, किसी भी समीकरण को होने के लिए उसमें चर राशि कम से कम एक चर राशि होनी चाहिए और कम से कम एक अचर राशि होनी चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से ज्यादा अचर राशि भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक चर और एक अचर तो होनी चाहिए। ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा ये
कि समीकरण में देखो, इन सभी समीकरणों में जो समीकरण है उनमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए। देखो यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, लेकिन ये फिर भी समीकरण नहीं है। ये हम जानेंगे क्यों नहीं है। लेकिन देखो समीकरण जो है उनमें बराबर होना चाहिए, यानी एक बराबर यानी इक्वल का साइन। ये जो इक्वल का साइन जो है, इक्वल या बराबर का एक चिन्ह होना चाहिए, ये वाला, ये बराबर का चिन्ह होना चाहिए किसी भी समीकरण में। और बराबर का चिन्ह अगर होगा तो बराबर के बाईं तरफ एक राशि होगी, बराबर के दाईं तरफ एक राशि होगी। तो बाईं तरफ की राशि जो होती है, बाईं तरफ की राशि को हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और दाईं तरफ की जो राशि उसे बोलते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो भी बराबर होगा चिन्ह होगा, उसके बाईं तरफ एक राशि होगी, उसके दाईं तरफ भी एक राशि होगी। ठीक, तो बाईं तरफ को हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और दाईं तरफ को बोलते हैं RHS या राइट हैंड साइड। तो क्लियर। तो अब इन दोनों कंडीशन को देखो, इन दोनों कंडीशन को देखो, और अब देखो कि क्यों ये समीकरण है। तो देखो इसमें एक चर राशि है x, ठीक, इसमें अचर राशियां भी है 0 और 3, ठीक, इसमें बराबर का सिंबल भी है, और बराबर के बाईं तरफ भी है और बराबर के दाईं तरफ भी है। ठीक, तो हो गया 3x = 0, यानी ये समीकरण है। उसी तरह से यहाँ देखो 8x + 4y, यहाँ पे भी चर राशियां हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा है 2, ठीक, यहाँ पे भी अचर राशियां है, जैसे यहाँ 7 है, 4 है, 8 है, ठीक, और बराबर का चिन्ह भी, और बराबर के चिन्ह के बाईं तरफ यानी LHS में 8x + 4y है, और बराबर के दाईं तरफ यानी RHS में 7 है, यानी ये भी समीकरण हुआ। ये समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चर राशि तो है, अचर राशि भी है, लेकिन कोई भी बराबर का सिंबल नहीं है। देखो यहाँ पे कोई भी बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, इसीलिए इसके इसका ना ही कोई बायां है, ना ही कोई दाएं तरफ है, यानी ये समीकरण नहीं है। ये भी समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक तो चर राशि नहीं है, यहाँ अचर राशि है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो बायां और दायां यानी LHS RHS भी नहीं। तो फिर ये क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये तुम ही बता सकते हो, आसानी से बता दोगे। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ बराबर तो है, बराबर के बाईं तरफ LHS और बराबर के दाईं तरफ RHS तो है, लेकिन देखो कोई भी चर राशि नहीं है यहाँ पे। ठीक, यानी सिर्फ अचर राशियों के द्वारा हम समीकरण नहीं बना सकते। तो क्लियर हुआ। तो एक समीकरण क्या है ये समझ गए। एक समीकरण किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ये भी हम जान गए। ठीक, अब हम जानते हैं कि समीकरण का गठन और समाधान कैसे करते हैं। क्लियर। चलो अब सीखते हैं समीकरण गठन करना। अब समीकरण गठन करने से पहले हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। ये बचपन में तुम लोगों ने शायद खेला भी होगा। ठीक है, कोई भी 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 से लेकर 10 तक कोई भी संख्या अपने मन में सोचो। ठीक है, कोई भी संख्या अपने मन में सोचो, 1 से लेकर 10 तक कोई भी संख्या सोचो। ठीक, अब जो भी संख्या तुमने सोचा है उसके साथ 2 जोड़ दो, जो भी संख्या तुमने सोचा है उसके साथ 2 प्लस कर दो। कर दिया। अब करने के बाद जो भी आंसर आया, यानी जो संख्या तुमने मन में सोचा था उसके साथ 2 जोड़ने के बाद जो आंसर आया, जो भी आंसर आया उसके साथ 2 गुना कर दो। ठीक है, जो भी आंसर आया था तुमने क्या किया, 2 गुना कर दिया। कर लिया। ठीक, अब 2 गुना करने के बाद अब जो आंसर आया, 2 गुना करने के बाद जो तुम्हारे आंसर आया उसके साथ तुम क्या करो, 2 माइनस कर दो। क्या करो, 2 माइनस करो। ठीक, कर लिया। 2 माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसके साथ तुम क्या करो, 2 से भागा दे दो, 2 से डिवाइड कर दो। कर लिया। हो गया। अब जो आंसर आया 2 से डिवाइड करने के बाद उसके साथ जो भी आंसर आया, 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर, भागा देने के बाद जो आंसर आया, तुमने जो अपने मन में 1 से लेकर 10 तक जो भी संख्या पहले सोची थी, ठीक, उसको माइनस करो जो 2 से भागा देने के बाद जो आंसर आया। 2 से भागा देने के बाद जो भी आंसर आया था उसके साथ माइनस किसे करो, जो भी संख्या तुमने सोची थी उसको माइनस करो। और मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हारा आंसर 1 ही आया होगा। तुम्हारा आंसर 1 आया होगा। अब ये कैसे हुआ?
अब इसी को, ये जो मैजिक ट्रिक हमने देखा, जो बचपन में तुमने कई बार देखा होगा, इसी को अगर हम समीकरण के रूप में लिखें, इसी को अगर हम समीकरण के रूप में लिखें तो देखो कैसे इसका आंसर 1 आता है। ध्यान से देखो, ठीक। तो 1 से लेकर 10 तक कोई भी संख्या मैंने तुम्हें सोचने को बोली, मुझे नहीं मालूम तुमने क्या सोचा, मुझे नहीं मालूम, यानी वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी अगर हो सकता है तो हम क्या मानेंगे, एक चर राशि मानेंगे। हमने मान लिया वो संख्या थी x, क्योंकि इसका मान कुछ भी हो सकता है 1 से 10 के बीच में। अब मैंने तुम्हें कहा था कि जो भी संख्या तुमने सोचा है, जैसे कि x तुमने सोचा है, उसके साथ +2 करो, उसके साथ 2 जोड़ दो, यानी 2 जोड़ने के बाद अभी आंसर क्या होगा, x + 2, यानी इनको मिला के कुल आंसर होगा x + 2। उसके बाद मैंने तुम्हें कहा था जो भी आंसर आएगा उसको क्या करो, 2 से गुना करो, यानी x + 2 इसके साथ 2 गुना कर दो। 2 गुना करने से क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 2x + 4, ठीक। फिर मैंने तुम्हें कहा कि जो आंसर आया उसके साथ 2 माइनस कर दो, ठीक। तो क्या होगा, 2x + 4 - 2, तो आंसर क्या आएगा, देखो 2x और ये 4 - 2 यानी +2। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो हम 2 बाहर निकालेंगे तो आएगा x + 1, क्लियर, यानी आंसर हुआ ये। फिर कहा था क्या कि जो आंसर आएगा उसके साथ 2 डिवाइड कर दो, ठीक। तो हम क्या करना है, 2x + 1 के साथ भागा देना है, डिवाइड करना है किसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, आंसर क्या बचेगा, x + 1। फिर मैंने क्या कहा कि जो 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, तुमने जो सोचा था नंबर उसको माइनस कर दो। अब तुमने क्या सोचा था, हमें तो नहीं मालूम तुमने क्या सोचा था, हमने क्या माना था, उसे x माना था, तो तुमने जो भी आंसर सोचा था उसको माइनस कर देंगे, तो देखो x कर गया, बचेगा क्या, सिर्फ 1, बचेगा क्या, सिर्फ 1, तो देखो आंसर 1 ही आएगा। यानी 1 से लेकर 10 हो, ये छोटा संख्या दिया, बड़ी संख्या में भी कर सकते हैं, छोटी संख्या दिया ताकि तुम आसानी से इसे अपने मन में कर सको। 1 से लेकर 10 में कोई भी संख्या तुम सोचो, ठीक, उस संख्या को 2 से जोड़ो, फिर गुना करो, फिर -2 से करो, फिर भागा 2 से दो, तो देखो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। 1 से लेकर 10 तक करके देखो, कोई भी संख्या लेकर देखो, यानी ये जो हमने हल किया, ये सबसे पहले तो हमने गठन किया, देखो समीकरण को गठन किया, ये समीकरण गठन किया, गठन करने के बाद उसे हमने हल किया, हल करके हमारा क्या आया, x, जो आंसर आया 1 आया, क्लियर हुआ। तो ये एक उदाहरण था, ये एक तरीका था किस तरह से हम समीकरण बनाते हैं। अभी हम सवाल देखते हैं किस तरह से। तो ये जो मजेदार खेल जो हमने किया, उस खेल के जरिए हमने थोड़ी बहुत समीकरण का हमें आइडिया मिला कि एक समीकरण को हम किस तरह से लिखते हैं, या किस तरह से उसका गठन किया जाता है, या किस तरह से उसका समाधान करते हैं, ठीक है। अब हम वास्तव में देखते हैं कि सवाल किस तरह से आते हैं। ये एक उदाहरण था, एक मजेदार खेल था, ठीक है। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल देखो, सीमा ने एक संख्या लिखी जिसके दोगुने के साथ 2 जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वह संख्या के 3 गुने से 5 कम है। सीमा की लिखी संख्या लिखो, ठीक। अब देखो सीमा ने कौन सी संख्या सोची हमें नहीं मालूम, तो हम क्या मानेंगे, उसे एक चर राशि मानेंगे। तो हम लिखते हैं कि माना सीमा की संख्या क्या है, x। हमने मान लिया सीमा की संख्या x है, सीमा ने x माना है, एक चर राशि मान ली, ठीक है। अब सवाल प्रश्न अनुसार, अब सवाल पे ध्यान दो, सवाल पे ध्यान दो, प्रश्न अनुसार क्या बोला है, जो भी संख्या सीमा ने सोची, सीमा ने जो भी संख्या सोची हमने मान लिया वो x सोची, जिसके साथ सीमा ने एक संख्या लिखी जिसके साथ जिसके 2 गुने के साथ, यानी इस संख्या का 2 गुना, देखो बोल रहा है 2 गुना, गुना यानी इनटू, मल्टीप्लाई। तो प्रश्न अनुसार प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, सीमा ने जो संख्या सोची उसका दुगना, 2 गुना यानी 2 इंटू एक्स। सीमा ने जो संख्या सोची थी, x सोची थी, उसका 2 गुना यानी 2 इंटू एक्स करना होगा। 2 गुने के साथ 2 जोड़ने पर, 2 गुना यानी ये 2 गुना करने के बाद जो भी आएगा उसके साथ 2 जोड़ने पर, इसलिए प्लस लिखा, 2 जोड़ने पर जो संख्या मिलती है
जो संख्या सोची थी उसके दुगने के साथ यानी 2 इंटू एक्स के साथ 2 जोड़ने पर जो भी, यानी इसको जोड़ने पर जो संख्या मिलती है, यानी ये जो संख्या पूरी संख्या जो मिलेगी वो क्या लिखा है, जो संख्या मिलती है वह संख्या के 3 गुने से 5 कम है। यानी वह संख्या, इसको जोड़ने पे x के दुगने के साथ 2 जोड़ने पर जो भी संख्या मिलेगी वो संख्या असल में कितनी होगी, प्रश्न के अनुसार कितनी होगी, संख्या के 3 गुने से 5 कम, संख्या के जो भी संख्या सोची थी उसका 3 गुना यानी 3 इंटू एक्स से 5 कम। कम बोला इसने माइनस किया, अगर बोलता ज्यादा है तो यहाँ प्लस कर दे। ठीक, जो संख्या सोची थी उसके 3 गुने से 3 गुना यानी 3x से 5 कम, कम बोला इसलिए प्लस किया, माइनस किया सॉरी। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा समीकरण। देखो अब ये क्या समीकरण है, क्या ये समीकरण है, देखो बराबर का सिंबल है, बराबर का बाईं तरफ भी है, बराबर का दाईं तरफ भी है, और चर राशियां भी है और अचर राशियां भी है, तो एक समीकरण बना। अब ये जो समीकरण बना इसे हमें हल करना है। ठीक, ये हुआ समीकरण का गठन करना। अब इसे हल कैसे करें, ध्यान से देखो। हल करते समय हम जितनी भी चर राशियां हैं उसे बाईं तरफ ले आएंगे और जितनी अचर राशि है उसे दाईं तरफ ले जाएंगे। ठीक, तुम इसका उल्टा भी कर सकते हो कि चर राशियों को बाईं तरफ दाईं तरफ ले जाओ और अचर राशियों को बाईं तरफ ले आओ, लेकिन सुविधा के लिए यही अच्छा रहेगा करने के लिए कि जितनी भी चर राशियां सबको बाईं तरफ ले आओ और अचर राशियों को दाईं तरफ ले आओ। ठीक, तो देखो किस तरह से होगा, हम यहाँ लिखेंगे और, एक तरीका है और लिखने का, तुम भी इसको कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। अब क्या होगा, जितनी भी चर राशियां हैं तो 2x तो पहले से ही बाईं तरफ है तो उसे हम 2x ही रखेंगे। 3x यहाँ पे क्या है, 3 इंटू एक्स यानी 3x। ये चर राशि जब बराबर के, जो भी कोई भी राशि जब बराबर के इस तरफ आती है तब क्या होता है, उसका साइन बदल जाता है। तो ये प्लस था, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3x। ठीक, बराबर, और यहाँ क्या है, +2 है, इक्वल टू -5। ठीक, तो चर राशियां तो सारी इधर आ गई, अब अचर राशि उधर ले जाते हैं। तो देखो, और 2x माइनस 3x +2 है, +2 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का सिंबल साइन चेंज हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, तो -5 और ये 2 उधर गया तो -2। ठीक, अब हल करते हैं, और 2x माइनस 3x, 2x में से 3x माइनस होगा तो कितना आएगा, 2 में से 3 माइनस होने से कितना आता है, 2 में से 3, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, तो सिंबल किसका आएगा, बड़ा का सिंबल आएगा। बड़े का सिंबल क्या है, माइनस है, यानी -2 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, -1x इक्वल टू -5 -2, दोनों ही माइनस माइनस है, और जब दोनों माइनस माइनस होंगे तो क्या होता है, असल में प्लस होता है, और सिंबल किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। क्यों, तो ये होगा -5 और 2 यानी 7 हुआ। अब देखो बराबर के इस तरफ भी माइनस है, बराबर के उस तरफ भी माइनस है, यानी आसानी से हम ये माइनस माइनस काट देंगे, यानी अब बच क्या गया, 1 इंटू एक्स। 1 इंटू एक्स क्या होता है, किसी भी संख्या के साथ अगर 1 जोड़ेंगे, 1 इंटू करेंगे तो वो उतनी ही आएगी, 1 इंटू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 इंटू एक्स को हम x ही लिख सकते हैं, और बराबर के इधर क्या आ गया, 7। यानी ये हो गया तुम्हारा आंसर, यानी सीमा ने जो संख्या सोची थी वो असल में क्या थी, 7 थी। क्लियर, तो ये हमने समीकरण गठन किया इस लाइन में, और फिर हमने इस समीकरण को समाधान किया। ठीक, समीकरण में समाधान करके हमें x का मान मिला 7, यानी सीमा ने संख्या सोची थी वो थी 7। क्लियर, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैं एक ऐसा भिन्न खोजूंगा जिसका हर उसके अंश से 2 अधिक एवं अंश के साथ 3 जोड़ने तथा हर के साथ 3 घटाने पर भिन्न 7/3 के बराबर होगा। तो इस सवाल में देखो बोला है भिन्न खोजूंगा, भिन्न तो मालूम है, भिन्न किसे कहते हैं, यानी कोई भी राशि जिसे हम लिखते हैं p/q के रूप में, जैसे 7/3, 4/7, 2/6, ये सब राशि क्या है, ये सब हमने भिन्न के रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखा है, जहाँ ऊपर वाली संख्या को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को कहते हैं डिनोमिनेटर, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। ठीक, ये तो तुम्हें मालूम है। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला कि तुमने कोई भी एक ऐसा भिन्न सोचा या खोजा जिसका हर उसके अंश से 2 अधिक है। ठीक, तो सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल,
ठीक? सवाल के अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि जिसका हर उसके अंश से 2 अधिक है, यानी तुमने जो भी भिन्न सोचा, जिसके बारे में सोचा है, मान लेते हैं, माना अंश जो तुमने सोचा वो मान लिया तुमने x सोचा, ठीक? अंश को तुमने सोचा x, ठीक? प्रश्न में क्या बोला, देखो प्रश्न में बोला है कि जो भी तुमने अंश सोचा है हर अंश से 2 अधिक होगा। हर जो भी होगा वो अंश से यानी x से 2 अधिक होगा, यानी हर क्या होगा, हर क्या होगा, अंश से। अंश अगर x है तो उससे 2 अधिक, 2 गुना नहीं बोला है, 2 अधिक बोला, अधिक बोला यानी +2, x + 2 होगा, ठीक? अब प्रश्न अनुसार देखो दोबारा से, प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि अंश के साथ 3 जोड़ने और हर के साथ 3 माइनस करने पे, तो अंश के साथ 3 जोड़ने पे अंश क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा x + 3, और हर के साथ 3 माइनस करने बोला। देखो अंश के साथ 3 जोड़ने और हर के साथ 3 घटाने पर, हर के साथ 3 घटाए यानी x + 2 अगर हर है उसके साथ 3 घटाएंगे तो हर नया हर क्या बनेगा, वो बनेगा x + 2 - 3 बनेगा, ठीक? ऐसा करने पर जो भिन्न बनेगा, ऐसा करने पे जो भिन्न बनेगा, तो भिन्न क्या बना, भिन्न बना x + 3 बटा x + 2 - 3, अंश के साथ 3 जोड़ा और हर के साथ, ये पहले हमारा हर था उसके साथ 3 घटाया, ऐसा करने पे जो भिन्न बनेगा वो बनेगा प्रश्न अनुसार 7/3, ठीक? तो ये हो गया हमारा समीकरण गठन, ये हमने समीकरण गठन कर लिया। अब इसका समाधान देखते हैं कैसे होगा, ठीक? समाधान करने से पहले सबसे पहले देखो यहीं पे हमारा सबसे पहले समाधान करते हैं कि ये होगा x + 3 और ये x 2 - 3 होगा -1 हुआ 7/3, ठीक? अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें मालूम है किस तरह से क्रॉस करते हैं, ये 3 होगा x + 3 से गुना और ये x - 1 गुना होगा 7 से, गुना होने पे क्या आएगा, मैं यहाँ करता हूँ, ठीक? ये होगा 3x + 3 और ये होगा 7x - 1, ठीक? देखो अब 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x + 9 = 7x - 7। हमने क्या जाना था समीकरण समाधान में, सारे चर राशियों वाले को इस तरफ बाईं तरफ LHS में और अचर को दाईं तरफ, तो क्या कर सकते हैं, 3x तो पहले से इधर है, 7x को इधर लाएंगे तो -7x होगा और ये 9 को जब उधर ले जाएंगे तो -9 होगा, ठीक? तो 3x - 7x होगा कितना, -4x, ये होगा -9 और 7 होगा -16, ये माइनस माइनस कट गया तो x का आंसर क्या आया, x का यहाँ 4 जब जाएगा, 4 जब दाईं तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में आएगा, 16/4 होगा, 16/4 जो असल में करके 4, तो आंसर होगा तुम्हारा 4, ठीक? यानी जो अंश जो सोचा था तुमने, जो अंश सोचा था वो था 4, तो फिर हर क्या होगा, हर होगा 4 + 2 यानी 6, यानी तुमने जो भिन्न सोचा था मन ही मन में वो क्या था असल में 4/6। क्लियर हुआ, समझ में आया? सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7 देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 89 एवं उनका अंतरफल 15 हो तो दोनों संख्याओं का मान निकालें। अब इस सवाल को हम क्लास जब 9 में पहुंचोगे तब देखना तुम 2 चर वाले समीकरण से हल करोगे। तुम्हारे अभ्यास में सिलेबस में सिर्फ एक ही चर लेकर हल करना है, तो इसे एक चर से हम हल करते हैं, कोशिश करते हैं। देखें कैसे, देखो अब ये सवाल में देखो दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 89 और उनका वियोगफल दिया है 15। पहले से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक अलग सवाल से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योगफल, तुम कोई भी दो संख्या सोचो जिनका योगफल 5 है। मैं समझा रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? कोई भी दो संख्या सोचो जिसका योगफल 5 है, ठीक ठीक है? अब उसमें से इस 5 में से कोई भी एक संख्या अगर x है, कोई भी एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी या क्या होना ही होगा। देखो एक संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या को 5 - x होना ही होगा, ठीक? तो देखो दो संख्याओं को सोचो जिसका योगफल 5 होगा। जैसे एक हम मान लेते हैं कि एक संख्या अगर हमने सोचा 2 तो दूसरी संख्या 3 होनी चाहिए, तो देखो 5 - 2 करेंगे तो देखो 3 ही आएगा। एक संख्या x को हमने 1 माना था तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 1 + 4 5 होता है, तो देखो 5 - 1 मानो, देखो 4 ही आएगा। एक संख्या अगर हमने मान लो 4 सोची थी
तो दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 4 प्लस 1 5 होता है। देखो 5 माइनस 4 करो, क्योंकि हमने x 4 माना था, तो क्या देखो 1 ही आया। ठीक, तो ये जो हमने माना कि दो संख्याओं का योगफल अगर 5 है तो उसमें से एक संख्या अगर x हम मानते हैं तो दूसरी संख्या 5 माइनस एक्स होना ही होगा। क्लियर। तो तुम्हारे सवाल में क्या दिया, तुम्हारे सवाल में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 89 है। ठीक, दो संख्याओं का योगफल 89 है। अब अगर उसमें से एक संख्या को हम x मानते हैं, एक संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी, 89 माइनस एक्स। क्लियर। एक संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या 89 माइनस एक्स होगी। क्लियर हुआ, समझ में आया, यहां तक क्लियर। अब क्या बोला सवाल में, सवाल में बोला देखो, और उन दोनों संख्याओं का वियोगफल, वियोगफल क्या है, 15 है। किन दोनों संख्याओं का, तो एक संख्या तो हमारी निकल ही गई x, और दूसरी संख्या क्या निकली, 89 माइनस एक्स होगी। ठीक, तो x और 89 माइनस एक्स, इसका वियोगफल बोला है 15 है, वियोगफल यानी माइनस। अब 89 माइनस एक्स और x में से बड़ा हम मान लेते हैं, बड़ा ये है, क्योंकि 89 बड़ी संख्या है तो इसे हम बड़ा अगर माने तो 89 माइनस एक्स इस संख्या में से, इस संख्या को, क्योंकि बोला है सवाल में दोनों संख्याओं का वियोगफल क्या होगा, वियोगफल यानी माइनस, क्या बोला है, 15 दिया हुआ है। ठीक, तो ये बन गया हमारा समीकरण, गठन कर लिया। अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 89 माइनस एक्स इक्वल टू 15। ठीक, अब क्या करते हैं, माइनस एक्स जो कि चर है, माइनस एक्स जुड़ के क्या आएगा, माइनस 2x आएगा। और ये जो 89 जो था अचर था उसे हम उस तरफ ले जाते हैं, 89 जब उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, 15 माइनस 89 आएगा। ठीक, माइनस 2x, 89 15 में से 89 माइनस होगा, सिंबल किसका आएगा, बड़े का सिंबल आएगा, यानी माइनस सिंबल आएगा। यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा कितना, 8 में से ये 74 आएगा। ठीक, अब माइनस माइनस कट गया तो x क्या होगा, 2 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तब क्या आएगा, 74/2 भागा होगा, जब भागा होगा तो कितना आएगा, 3 और यहाँ 7, तो होगा 37। यानी जो दो संख्या सोची गई थी उसमें से पहली संख्या क्या निकली, पहली संख्या निकली 37। दूसरे पेन से करता हूँ, पहली संख्या निकली 37 और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 89 माइनस 37, यानी कि तुम्हारा कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ आएगा 5, 52। क्लियर, दो संख्या निकल गई 37 और 52। तो किस तरह से हमने पहले समीकरण बनाया यहाँ पे और फिर किस तरह से उसको हल किया, समीकरण गठन किया फिर हल किया, ये जो मैं समझाया था सिर्फ तुम्हारा उदाहरण था, इस उदाहरण की मदद से हमने हल कर लिया। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब बाकी के सवाल ट्राई करो, जो सवाल अटके वो पूछो।